हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर सितंबर 13, 2025 शिफ्ट 2 का है। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है हम लोगों का? हम लोगों को वैल्यू निकालना है 4 + 44 + 444 + 4444 + 44,444 का। तो सिंपल एडिशन है। तो सबसे पहले तो 44,444 लिख लेते हैं। 44,444, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4, फिर 444 और ये 44 + 44 48, यही टर्म्स होंगे हमारे। तो 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, हाथ में 2, 4 4 8, 4 12, 4 16, 2 18, हाथ में 1, 4 4 8 4 12, 1 13, फिर कैरी 1 होगा, 4 + 4 8, 1 9, और ये हो जाएगा 4, मतलब 49,380 आंसर होगा हम लोगों का। सिंपल कैलकुलेशन था ये, 49,380। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर आया हम लोगों का वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 हम लोगों का? बोल रहा है सिंप्लीफाई 1 होल 2/5 1 होल 2/5 + 2.6 + 2.6 माइनस 1 होल 3/4। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक तो 2/5 का मतलब होता है 40%, 1/5 होता है 20%, तो 2/5 40%, तो 40% का मतलब हो गया 0.4, और 3/4 का मतलब होता है 75%। तो 1/4 25% होगा, तो 3/4 75% हो जाएगा, और ये वैल्यू होगा 0.75, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, तो 75/100, तो 0.75। अब 1 होल 2/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1.4, 1 + 2/5, और 2/5 की जगह 0.4 + 2.6, और ये हो जाएगा -1.75। तो 1.4 + 2.6, तो ये हम लोगों को दे देगा 4, और ये हो गया -1 और -0.75। ऐसा ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो 4 - 1 3, और 3 - 0.75 मतलब हो जाएगा 2.25, यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है 2.25, ऑप्शन है, इसका भी आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर है, ये 3 - √8, √8 - √7, √7 - √6, √6 - √5 और √5 - 2, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, और इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग रैशनलाइज करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में चेंज करते हैं सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किए तो 9 मिलेगा, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 मिलेगा, तो 9 - 8 = 1। √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 मिलेगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा, तो 8 - 7 = 1। उसी तरीके से √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, तो 7 - 6 1, 6 - 5 1, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 5 - 4 1। मतलब कि अगर हम लोग इसको रैशनलाइज करते हैं, जैसे रैशनलाइज करते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रूल, अगर कोई नंबर है 1 / √a - √b, तो रैशनलाइज करने के लिए √a + √b डिवाइडेड बाई √a + √b, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नंबर हम लोगों का, डिनोमिनेटर हम लोगों का रैशनलाइज हो जाता है। तो जैसे 3 - √8 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 / 3 - √8 इंटू, ये हो जाएगा 3 + √8 डिवाइड बाई 3 + √8, माइनस ये हो जाएगा 1 / √8 - √7
इनटू ये ऊपर में भी हो जाएगा √8 + 7 और ये हो जाएगा हम लोगों का √8 + 7 यहां पर भी। तो इसी तरीके से हम लोग लास्ट टर्म का भी करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1/√5 - 2 इंटू √5 + 2 डिवाइड बाई √5 + 2। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 3 - √8 और √8 3 + √8 3 - √8 और 3 + √8 तो a - b और a + b और a - b इंटू a + b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, a² - b²। और यहाँ पे हो जाएगा a² का वैल्यू 9 और √8 का वैल्यू 8, तो 9 - 8 = 1। तो इसी तरीके से सारे का जो डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा वो ये 1 आएगा और ऊपर में जो न्यूमिनेटर में जो बचेगा वो हो जाएगा इसका अपोजिट साइन। जैसे 3 + √8 यहाँ आ गया, 3 - √8 था तो माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा √8 + 7 √7, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा √7 + √6, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा √6 + √5, ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया √5 + 2। अब सॉल्व कर देते हैं तो ये हो गया 3 + √8 - √8 - √7 + √7 + √6 -√6 -√5 + √5 और +2। तो √8 और √8 कैंसिल आउट हो गया, √7 -√7 + √7 कैंसिल आउट हो गया, √6 - √6 कैंसिल आउट हो गया, -√5 + √5 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3 + 2 5, यही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो चीज ध्यान रखना है, एक तो 3 - √8 और जब हम लोग रैशनलाइज करेंगे मतलब √a + b और √a + b 3 + √8 और 3 + √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का जो डिनोमिनेटर का वैल्यू आएगा सारे में 1 आएगा और बस खाली जो साइन है उसको उल्टा करके ऊपर में लिख देंगे। और इस जो जहां माइनस है वहां हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रैकेट के जब ब्रेक करेंगे तो माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करना होगा। तो यही क्वेश्चन था हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 53। इसका आंसर भी ऑप्शन ए आ रहा है 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। तो हम लोगों से रेशियो डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल इन अ सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट्स। तो 120 स्टूडेंट्स का सर्वे है हम लोगों के पास, 120 स्टूडेंट्स का डेटा है हम लोगों के पास और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल, इसका रेशियो डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है। निम्न तालिका से 120 छात्रों के सर्वेक्षण में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात निर्धारित करें। और हम लोगों के पास ये डेटा दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। वेन डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, दो सर्कल बना लेंगे, एक सर्कल फुटबॉल को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा सर्कल बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करेगा। एक फुटबॉल को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे स्पोर्ट जो कि है यहाँ पे बास्केटबॉल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो ओवरलैप कर रहा है दोनों सर्कल यहाँ पे इस ये वाला पार्ट, ये हम लोगों का वैसे स्टूडेंट्स बताएगा जो कि दोनों स्पोर्ट खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है। और ये वाला जो पार्ट है इस तरफ वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट हम लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स बताएगा जो कि सिर्फ फुटबॉल खेलता है। और सिमिलरली ये वाला जो पार्ट होगा वो ऐसे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलता है। तो डेटा देख लेते हैं। तो प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो ये 25 है। तो जो हम लोगों का ये वाला पार्ट है ये 25 होगा। ये ऐसा पार्ट है जो कि फुटबॉल भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है। प्ले फुटबॉल बट नॉट बास्केटबॉल, तो जो फुटबॉल खेलता है और बास्केटबॉल नहीं खेलता है तो ये वाला जो होगा एरिया, ये 45 ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। और प्ले बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल 35, तो बास्केटबॉल खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है, ये वाला एरिया ये उसको रिप्रेजेंट करेगा।
और प्ले नीदर स्पोर्ट, जो कोई स्पोर्ट नहीं खेलता है, 15 मतलब दोनों सर्कल से बाहर, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले ऐड करके देख लेते हैं। तो 45 प्लस 25 प्लस 35, 45 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 15, तो 5 5 10 15 5 20, हाथ में 2, 4 2 6 2 8 3 11 और 1 12, तो 120 स्टूडेंट्स का हम लोगों के पास डेटा दिया हुआ है, 45 25 35 15। और हम लोगों से पूछ रहा है कि रेशियो बताओ ऐसे स्टूडेंट्स का जो कि फुटबॉल खेलता हो टू ऐसे स्टूडेंट्स का जो कि बास्केटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल, ये जो सर्किल है ये मेरा फुटबॉल को रिप्रेजेंट करेगा, तो फुटबॉल इज टू बास्केटबॉल जो हो जाएगा रेशियो। तो 45 प्लस 25 फुटबॉल वाला सर्किल है, 45 प्लस 25 इज टू 25 प्लस 35। ऐड कर लेंगे तो 5 5 10, 4 2 6 70, ये हो जाएगा 5 5 10, 3 2 5 1 6 60। तो रेशियो हम लोगों का क्या आया, 7:6 का रेशियो आएगा, 7:6 का रेशियो आएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एवरेज चैप्टर का सवाल है। अ बैट्समैन्स एवरेज स्कोर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग्स इज 44। तो हम लोगों को नंबर ऑफ इनिंग्स नहीं बताया गया है, तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स NNINGS इज इक्वल टू एक्स है, और हम लोगों को एवरेज दिया हुआ है कि इन एक्स इनिंग्स में एवरेज 44 है। तो हम लोगों को सम पता चल गया रन्स का, सम ऑफ रन्स ये 44x, एक इनिंग का एवरेज अगर 44 है और x इनिंग्स खेला है तो 44x रन्स बनाया होगा। अब बोल रहा है कि इफ ही स्कोर्स 132 रन्स इन द नेक्स्ट इनिंग्स, तो अभी तक बनाया था 44x रन्स और नेक्स्ट इनिंग में 132 रन बना दिया है, और बोल रहा है कि हिज एवरेज बिकम्स 48। तो अब टोटल इनिंग्स कितना हो गया, पहले x इनिंग्स था और फिर 132 वाला इनिंग, मतलब टोटल हो गया x+1 इनिंग्स
और ये जो एवरेज आ रहा है ये आ रहा है 48। इसी को सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 44x प्लस 132 इज इक्वल टू 48x प्लस 48। तो 132 में से 48 जाएगा तो 12 में से 8 गया तो बचेगा 4, और फिर से 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, तो 84। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x, 48 माइनस 44। तो x का वैल्यू क्या आया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो x का वैल्यू 21 आया। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि उसने पहले कितनी पारियां खेली थी, जो हम लोग एज्यूम किया है x का वैल्यू, हाउ मेनी इनिंग्स डिड ही प्ले अर्लियर। तो x का वैल्यू 21 है, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। तो इसी क्वेश्चन का एक मेथड 2 भी होता है, उसको देख लेते हैं। अगर लॉजिकली देखा जाए तो मान लेते हैं कि I1 से लेके पहला इनिंग्स I1, दूसरा इनिंग्स I2, डॉट 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 डॉट, और n इनिंग्स है, जिसमें एवरेज 44 हम लोगों को दिया है। और जो नेक्स्ट इनिंग्स उस बैट्समैन ने खेला है IN+1, उसमें उसने 132 रन स्कोर करा है, और जिसके चलते उसका जो टोटल एवरेज है यहां से लेके यहां तक ये 48 हो गया है। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो टोटल है, तो यहां पे उसने 48 स्कोर किया लास्ट इनिंग्स में 132 की जगह। तो एक्स्ट्रा कितना रन है हम लोगों के पास, तो 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, और फिर 12 में से 4 जाएगा तो फिर 84, मतलब 84 रन्स एक्स्ट्रा है अभी हम लोगों के पास। और इस 84 रन्स को हम लोगों को इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पर इनिंग्स जो है वो मेरा 44 से 48, मतलब कि 4 रन बढ़ जाए। तो 84 रन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर ऑफ इनिंग्स पता नहीं है, लेकिन पर इनिंग्स का ये पता है कि कितना हम लोग उसको दे रहे हैं, +4, तब ना, जो कि पर इनिंग्स 44 था पहले एवरेज, अब पर इनिंग्स 48 हो चुका है। तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितना होगा, 84/4, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 21। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं लॉजिकली, और नहीं तो x मान के तो एज्यूम करके सॉल्व हो ही जाता है, वो भी कम ही समय लगता है। लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट बनाना है तो वो ऐसे भी बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ये भी हम लोगों का एवरेज का ही क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 70। तो एवरेज 13 नंबर का एवरेज 70 दिया हुआ है, तो सम जो होगा इन 13 नंबर्स का वो क्या होगा, 13 × 70। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 60। तो सम जो होगा फर्स्ट 5 नंबर्स का वो हो जाएगा 5 × 60। तो 13 7 जा 91 होता है, तो ये 910, और ये हो जाएगा 6 5 30, 300। अब बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर्स इज 25% हायर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स। मतलब अगली 5 संख्याओं का औसत पहली 5 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। तो पहली 5 संख्या का औसत कितना है, 60 है। तो 25% मतलब कि 100 is to 125, 4 is to 5, और पहले का दिया हुआ है हम लोगों का 60। तो इसको 15 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज जो नेक्स्ट 5 नंबर्स है उसका हो जाएगा 75। तो सम ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 75, जो कि होगा 5 5 जा 25, हाथ में 2, 7 5 जा 35 + 2 37, तो 375। तो पहला 13 नंबर का जो सम है वो 910 है, और पहला 10 नंबर का जो सम है वो है 300 + 300 675। तो सम ऑफ 13 नंबर्स है मेरे पास 910, और सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स है 300 300 675। तो लास्ट 3 नंबर कह देते हैं x11 + x12 + x13, जो सम होगा वो हो जाएगा 910 - 675। तो 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 700 + 210, मतलब 235, 235। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द 11th नंबर इज 6 लेस देन द 13th नंबर। तो जो 11वां नंबर है इज 6 लेस देन द 13th नंबर, तो x13 - 6 है, एंड द 12th नंबर इज 4 ग्रेटर देन द 13th नंबर, और 12th नंबर इज 4 ग्रेटर देन द 13th नंबर। और 13वां नंबर जो होगा वो x13 को x13 ही लिखते हैं।
अब कह रहा है हम लोगों को से कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 11th एंड 12th नंबर। तो जब x11 और x12 का एवरेज पूछ रहा है तो ये हो जाएगा x11 प्लस x12 बाई 2। तो x11 हो जाएगा x13 माइनस 6 प्लस x13 प्लस 4 बाई 2, जो कि हो जाएगा x13 प्लस x13, तो 2x13 इसको लिख सकते हैं, माइनस 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -2 बाई 2। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x13 माइनस 1। तो ये एवरेज है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोगों को x13 चाहिए, और x13 कैसे निकलेगा, इस वाले इक्वेशन से निकल सकता है x13। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो ये जो 3 इक्वेशन हम लोगों के पास दिया हुआ है x11, x12 और x13, और इन तीनों का सम हम लोगों के पास 235 है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि x13 माइनस 6 प्लस x13 प्लस 4 प्लस x13 इज इक्वल टू 235। तो x13 तो ये हो जाएगा 3x13, ये हो जाएगा -6 प्लस 4 माइनस 2, 235। तो 3x13 इज इक्वल टू 237। तो x13 यहाँ पे आ गया 237 बाई 3। और जो एवरेज हम लोगों को क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका वैल्यू है x13 माइनस 1, मतलब 237 बाई 3 माइनस 1। तो नीचे में 3 हो जाएगा, 237 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 234 बाई 3। 4 3 7 2 9, तो कट जाता है, तो 7 या 21, तो 78। तो मतलब जो इसका आंसर होगा, जो एवरेज x11 और x12 का आ रहा है वो होगा 78, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सिंपल एवरेज का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। In an election, 80% of eligible voters cast their votes. एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले। इनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% है, तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले तो हम लोग जो एलिजिबल वोटर्स हैं, 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स, तो टोटल एलिजिबल वोटर्स, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है तो 100 का मल्टीपल ले सकते हैं हम लोग। टोटल एलिजिबल वोटर्स को 100x एज्यूम कर लेते हैं। तो इन एन इलेक्शन 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, तो इस 100x का जो उन्होंने वोटर्स हैं, जो उन्होंने वोट डाला, वो क्या है, वो है 80%। तो 80% बोल रहा है तो ये 80x हो जाएगा। और ये जो बाकी 20% है, इन्होंने वोट डाला ही नहीं। अब 5% वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब ये जो 80x वोट्स पड़े हैं, इसमें 5% जो है वो बोल रहा है कि इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। तो इनवैलिड मतलब कि मान्य नहीं है। तो 80x का 10% होगा 8x, और ये 10% मतलब कि 1/10 हो जाएगा 8x। तो 5% मतलब कि हाफ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4x। तो 4x वोट जो है ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। तो बचा बाकी 95%, जो कि हो जाएगा 76x। यह है वैलिड वोट्स हम लोगों का। अब विच अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो इफ अ विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 11,400 वोट्स विच अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो ये जो वैलिड वोट्स है इसका 60% होता क्या है, 3/5। तो 3/5 ऑफ 70x 6x करेंगे तो ये इसका वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 114,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। तो ये हो जाएगा x का जो वैल्यू आएगा, तो x इज इक्वल टू 114 इंटू 100 इंटू 5 बाई 3 इंटू 76। तो 3 से पहले इसको काटते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 38, और ये 38 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा,
और ये 2 से ये 50 टाइम चला जाएगा, मतलब x का जो वैल्यू आया है हम लोगों से आया है 250। इसको सॉल्व करें तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किया ना, 355 इंटू 76x इज इक्वल टू 11,400। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो टोटल एलिजिबल वोटर्स जो हम लोग इनरोल्ड हुए थे वो 100x है, तो 100x का जो वैल्यू हो जाएगा 250,000 मतलब 25,000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन था, और कितना जल्दी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्री में 10%, 80% का, ये उस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 18% per annum for 1/2 years compounded yearly is 2862, find the principal। तो हम लोगों को प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल रहा है, किसी धनराशि पर 18% प्रति वर्ष की दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2,862 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 18% पर एनम। पर एनम मतलब कि कंपाउंडेड एनुअली। टाइम दिया हुआ है 1/2 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है CI वो है 2862। तो सब जो हम लोगों का ये जो बात है ना कंपाउंडेड ईयरली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। कंपाउंडेड ईयरली, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला साल जो होगा, जो ईयर 1 होगा, 1 ईयर के लिए हम लोग CI कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो 1/2 ईयर है, जो बाकी रिमेनिंग ईयर है, वो जो अमाउंट आएगा हम लोगों का आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि चल तो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ही, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो एंड ऑफ द ईयर का जो हम लोगों का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिंसिपल के लिए यूज करेंगे। तो ये जो अमाउंट होगा इसके हम लोगों के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, क्योंकि पूरा साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये आधा साल के लिए है 1/2 ईयर्स। 1/2 ईयर के लिए जो अमाउंट प्रीवियस ईयर का होगा उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, तो पहला का साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या है, तो वो होगा हम लोगों का प्रिंसिपल का 18%। ये जो हम लोगों का देगा, ये हम लोगों का दे देगा CI फॉर फर्स्ट ईयर। उसके बाद जो बाकी जो बचा, तो प्रिंसिपल का 118% जो होगा ये हम लोगों का हो जाएगा अमाउंट, और इस पे हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। इस वाले अमाउंट पे हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% ही है, लेकिन टाइम 1/2 ईयर्स है। और इसका जो टोटल इंटरेस्ट हम लोगों को दिया हुआ है वो 2862 दिया है, यही दिया है ना, 2862 ईयर्स कंपाउंडेड ईयरली ₹2862। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया प्रिंसिपल का 18% प्लस ये हो जाएगा प्रिंसिपल का 118% इंटू 9% इज इक्वल टू 2862। तो हम लोगों को प्रिंसिपल का 9% कॉमन आ जाएगा, तो प्रिंसिपल का 9% कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस, और ये हो जाएगा 118%, तो इज इक्वल टू 2862। तो प्रिंसिपल का 9% और 2 का मतलब क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू होता है 100%। 1 इज इक्वल टू होता है 100%, 100/100 यही होता है ना 1 का वैल्यू, 100/100। तो 2 इज इक्वल टू 200%। तो ये हो गया प्रिंसिपल का 9% इंटू 200 प्लस इतना, तो ये हो जाएगा 318% इज इक्वल टू 2862। तो प्रिंसिपल बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 2862/9 इंटू 318। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और 318 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, हाथ में 7, 9 एकम 9 और एक 7 जोड़ देंगे तो 16, 9 3 27 और 2862।
मतलब कि ये 9 इंटू 318 2862 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रिंसिपल जो होगा वो हो जाएगा 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ये भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 16 होल 2/3% रेट पर एनम फॉर 3 ईयर्स, तो रेट हम लोगों के पास दिया है 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%, जो कि हो जाता है 16 से 48 प्लस 2 50/3%, 50/3% फॉर 3 ईयर्स, और टाइम हम लोगों के पास दिया हुआ है 3 ईयर्स, इज 1270। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 1270। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। तो टाइम पीरियड सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बस अब हम लोगों को उस प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो फिर से उसी सेम लॉजिक का यूज करेंगे। जो प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट 1 बनेगा, फिर अमाउंट 2 बनेगा, और फिर अमाउंट 3 बनेगा। ये कैसे बनेगा? 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 50/3%, 50/3% से मल्टीप्लाई करके यही होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर यही सेम चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगा और फिर यही सेम चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 350/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो 00, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 5 से ये 7 जा, और ये 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, तो मेरा मल्टीप्लायर 7/6 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रिंसिपल से स्टार्ट किए, इसको 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1, फिर 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2, और फिर 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3। तो और A3 मेरा है क्या? A3 मेरा होगा जो अमाउंट है, और अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट 1270 दिया है, 1270। तो प्रिंसिपल इंटू 7/6 का होल क्यूब इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1270, 1270। 7 का क्यूब क्या होता है? 343, तो 343p/216, 6 का क्यूब, और इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -p, और ये हो जाएगा 1270। तो 343 माइनस 216 करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 343 माइनस 260, और ये हो जाएगा p, और ये भी हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 1270। तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 127/216, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 1270। तो ये कट गया 10 टाइम्स। तो हम लोगों का प्रिंसिपल का जो वैल्यू है वो क्या आ गया? हम लोगों का प्रिंसिपल का वैल्यू आ गया 2160। अब इस पे हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इस प्रिंसिपल पे। सेम टाइम पीरियड, टाइम 3 ईयर्स ही दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 50/3% दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? प्रिंसिपल का 80%, या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। इस फॉर्मूला का लगा देते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएगा। 2160 है प्रिंसिपल, रेट है 50/300, 50/300 परसेंटेज हटा दिए, और टाइम हो गया 3, तो ये हो गया 100, और ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2160/2, तो 1000, 2000 का आधा 1000, और 160 का आधा 80, तो 1080, 1080, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अ टी सेलर बॉट 15 kg ऑफ दार्जिलिंग टी एट 300 रुपीज पर kg। तो कोई टी सेलर है जो कि 15 kg दार्जिलिंग टी खरीदता है 300 रुपये पर kg के रेट से, 300 रुपीज पर kg, एंड 25 kg ऑफ आसाम टी एट 240 पर kg, और 25 kg आसाम टी खरीदता है एट 240 रुपीज पर kg के रेट से।
ही मिक्स देम टुगेदर, तो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा ये हो जाएगा 5 5 10 और 2 1 3 4, मतलब 40 kg का मिक्सचर बना। और ड्यू टू स्लाइट ड्रॉप इन मार्केट प्राइसेस ही हैड टू सेल द एंटायर मिक्सचर एट 260 पर केजी। तो पूरा जो मिक्सचर है वो 260 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। तो कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस, तो हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस करना है। तो प्रॉफिट लॉस के लिए हम लोगों को कॉस्ट प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। तो पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो 15 केजी दार्जिलिंग चाय है जिसका रेट 300 है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 300 प्लस 25 केजी आसाम चाय है जिसका रेट 240 है, तो 25 इंटू 240, तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45, तो 4500 यहाँ पे आ गया, प्लस 25 4 जा 100, 10 कैरी करेंगे, 25 2 जा 50 प्लस 10 60, और ये हो जाएगा 6000। तो ये हो जाएगा 6000 प्लस 4000 10000, तो ये हो गया 10,500। 10,500 टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। और उसी तरीके से आप टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी भी पता है 40 केजी, तो 40 इंटू 260 के हिसाब से बिक रहा है। तो 6 4 जा 24, हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 1 10 और 00, तो 10,400 में बेचा। तो 10,500 का सामान था, 10,500 मेरा कॉस्ट प्राइस था और 10,400 में बिक रहा है, तो लॉस कितने का हुआ, 100 रुपए का लॉस हो रहा है इसको। तो लॉस ऑफ 100 रुपीज जो होगा यही ऑप्शन होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, लॉस ऑफ 100 रुपीज। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटीक डीलर सोल्ड 3 आइटम्स ए बी एंड सी विद देयर सेलिंग प्राइसेस इन द रेशियो 4:5:6। तो 3 आइटम है ए बी एंड सी, इसका सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6 और ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 10% ऑन आइटम ए। तो 10% का लॉस हो रहा है आइटम ए पे, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन आइटम बी, और 50% का प्रॉफिट हो रहा है आइटम बी पे, एंड ब्रोक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन आइटम सी। तो आइटम सी पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, मतलब कि 0% का ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस हम लोगों के पास दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 4x है आइटम ए का सेलिंग प्राइस, 5x है आइटम बी का सेलिंग प्राइस और 6x है आइटम सी का सेलिंग प्राइस। और 10% का मतलब क्या हुआ, -10% का मतलब हो गया -1/10। तो यहां से कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा ये आइटम ए के लिए ये हो जाएगा 10 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 9 रुपए में बिकेगा। तो और 9 का वैल्यू मेरे पास 4x दिया हुआ है, तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर 4x है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 4x/9, और 10 यूनिट का जो वैल्यू होगा मतलब कि कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा 40x + 9, 40x/9। तो उसी तरीके से प्लस 50% का निकाल लेते हैं। तो प्लस 50% अगर दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50/100 1/2, तो 2 कॉस्ट प्राइस होगा, 1 का प्रॉफिट तो 3, और 3 का वैल्यू हम लोगों के पास है 5x, 3 का वैल्यू हम लोगों के पास है 5x, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5x/3 और 2 का वैल्यू हो जाएगा 10x/3। और तीसरा वाले का जो है सेलिंग प्राइस 0% प्रॉफिट ना, मतलब कि 6x का सामान था और 6x में ही हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ए का 40x/9 प्लस ये 10x/3, तो अगर 9 के टर्म में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30x/9, और ये हो गया हम लोगों का 6x कॉस्ट प्राइस था, 6x सेलिंग प्राइस। तो 40 और 30 जोड़ेंगे तो 70, तो 70x/9 प्लस 6x, तो ये हो गया 70 प्लस 9 6 54, और ये हो जाएगा x और डिवाइडेड बाई 9। तो हम लोगों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया, टोटल कॉस्ट प्राइस
टोटल सीपी आ गया 4 और 7 5 12, 4 और 7 5 12, तो 124 x बाई 9। और टोटल सेलिंग प्राइस तो पता ही है, टोटल सेलिंग प्राइस तो हम लोगों को दिया ही है जो एज्यूम किए थे, 5 4 9 और 9 6 15x, 15x। तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का, ये हो जाएगा 124x बाई 9 इज टू 15x। तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 124 इज टू 15 9 जा होता है 135। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल 6 और 5 11, तो 11 का प्रॉफिट है 124 में। तो 11 का प्रॉफिट है 124 पे, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में परसेंटेज का साइन। तो ये हो जाएगा 1100 बाई 124%। 2 से कटेगा ये, तो 2 5 2 जा 10, 550, 2 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से काट देते हैं तो 2 2 जा 4, 15, 2 7 2 जा 14, 275, 2 3 2 जा 6, 275 बाई 31, तो 275, 7 5 12 तो 14 होता है, और 31 से करेंगे तो 10 टाइम्स करेंगे तो ये होगा, तो 8 टाइम्स करते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 227, तो 0 0, और फिर 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, बस तो 8.8% अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो 8.8% प्रॉफिट, यही अप्रॉक्स वैल्यू आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका। तो प्रॉफिट ऑफ 8.88%, यही आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अ 75 लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। तो 75 लीटर मिक्सचर है, 75 लीटर मिक्सचर है, ये मिल्क और वाटर, मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है इसमें 3:2 दिए हुए। कितना दिया है? 3:2, मतलब 5 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 75 होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 3 यूनिट का वैल्यू 45 और 2 यूनिट का वैल्यू 30। तो ये मिल्क है 45 लीटर और वाटर है 30 लीटर। इफ 15 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर आर रिमूव्ड, तो अगर 15 लीटर हम रिमूव कर रहे हैं, तो 15 लीटर अगर हम रिमूव कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि रिमूव भी करेंगे तो जो रेशियो निकलेगा वो 3:2 के रेशियो में ही जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट मिल्क निकलेगा और 2 पार्ट वाटर निकलेगा इस 15 लीटर में भी। तो 5 का वैल्यू 15 है, तो 1 का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 9 लीटर और ये हो जाएगा 6 लीटर। 3 + 2 5 यूनिट, 15 लीटर्स, तो 1 यूनिट 3 लीटर्स, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 6 लीटर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? 15 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद 10 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। तो हम लोगों को मिल्क ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो 9 लीटर निकाले हैं और तो -9 लीटर किए हैं और +10 लीटर ऐड कर दिए। तो ओवरऑल क्या हुआ? 1 लीटर मेरा मिल्क ऐड हुआ है और 6 लीटर्स वाटर निकला है। तो अगर इनिशियल में देखा जाए, इनिशियल जो इन लोगों का रेशियो था, मतलब 45 और 30 लीटर्स, तो 45 लीटर्स में एक ऐड कर देंगे तो 9 लीटर निकला है, 10 लीटर ऐड किए हैं तो 46 लीटर्स ये हो जाएगा और 24 लीटर ये हो जाएगा। 6 लीटर निकाल रहे हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 23:12 का रेशियो होगा फाइनल रेशियो। यही आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अ होलसेलर बाइज अ बैच ऑफ सीलिंग फैंस एट अ 50% मार्कअप ओवर द फैक्ट्रीज बेस कॉस्ट ऑफ सी। तो फैक्ट्री
का बेस कॉस्ट दिया हुआ है हम लोगों को पास, फैक्ट्री बेस कॉस्ट, ये हम लोगों के पास वैल्यू दिया हुआ है C, और एक होलसेलर इसको बाई करता है 50% मार्कअप पे। तो मार्कअप दिया हुआ है हम लोगों का 50%, मार्कअप दिया हुआ है 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C का 150% निकालेंगे तो होलसेलर के लिए प्राइस निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा C इंटू 150/100, तो 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 1.5C। तो इतने में होलसेलर खरीद रहा है, और ही देन अलाउज अ 20% ट्रेड डिस्काउंट टू द रिटेलर। तो 1.5C में 20% अगर डिस्काउंट देंगे तो रिटेलर मेरा 80% पे खरीद रहा होगा। तो ये हो गया 15C/10, और इंटू 80% का मतलब क्या हुआ 4/5, और ये हो गया 5 3 जा 15, 5 से 3/15, तो ये हो गया 4 3 जा 12, तो 1.2C। तो ये हो गया हम लोगों के लिए रिटेलर के लिए प्राइस, रिटेलर के लिए प्राइस 1.5C मार्कअप पे था, 20% का डिस्काउंट दिया तो 1.5C का 80% निकाल दिए। तो 10% निकालते तो 0.15 होता, उसका 20% करेंगे तो 0.3, और 1.5 में 0.3 माइनस करेंगे तो 1.2C। तो ऐसे भी सोच सकते थे। द रिटेलर अप्लाइज 40% मार्कअप, तो अब 1.2C में 40% का मार्कअप है, तो मतलब 140% ऑन हिज कॉस्ट एंड ऑफर्स अ फ्लैट 10% डिस्काउंट, और 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 90% पे होगा इसका, जो इसका सेलिंग प्राइस निकलेगा। टू कस्टमर्स ऑन द प्रिंटेड प्राइस, इफ अ कस्टमर फाइनली प्लेस 18,144, तो 144 में सेल कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा 12C/10 और 140/100, तो ये 7 टाइम्स जाएगा, तो और ये 5 टाइम्स हो जाएगा, और ये हो गया 9/10 इज इक्वल टू 18,144, यही होगा। अब 7 से काटते हैं पहले, तो 7 से 7 दूनी 14, 41, 7 5 जा 35, 64, 7 9 जा 63, 14, 7 दूनी 14, तो ये हो गया। अब 9 से देखते हैं, तो 9 से हो जाएगा 9 2 जा 18, और 79, 9 8 जा 72, और 72, और 9 8 जा 72, तो 12 से भी कट जाएगा ये जाएगा 12 दूनी 24, 48, 12 चौके 48, तो 24 इंटू 5, तो C का जो वैल्यू आ रहा है ये हो जाएगा 24 इंटू 5 इंटू 100, और 24 5 जा होता क्या है 120, तो 120 इंटू 100 मतलब कि 12,000 आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है 12,000, ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना था, बस जैसे जैसे बोल रहा है 20% का डिस्काउंट है तो 80% निकाल दिए, 40% मार्कअप है तो 140% कर दिए, फिर 10% का डिस्काउंट है तो उसका 90% कर दिए, और फाइनल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसको इक्वेट कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 स्पेसिफाइड स्टेशंस इन 16 days while B कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 days। तो हम लोगों के पास टाइम दिया हुआ है ए और बी का, तो ए करता है 16 डेज में, ए करता है 16 डेज में, और बी करता है 12 डेज में। When C assists them, they manage to finish the job in just 4 days। तो जब C असिस्ट करता है A और B दोनों को, मतलब A प्लस B प्लस C तीनों मिलके कर रहा है काम, और ये तीनों मिलके करता है 4 डेज में, यही दिया हुआ है क्वेश्चन। तो टाइम का रेशियो ये होगा हम लोगों के पास, हम लोगों को पता है इसको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि टाइम का रेशियो निकालो। तो टाइम का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा 16:12:4, 16:12:4, जो कि हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4। उसके बाद एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, CIENCY, एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि वर्क हम लोगों का कांस्टेंट है। तो 1/4, 1/3 और 1,
तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3:4:12। अब हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और ए करता है, ए का एफिशिएंसी है 3 और करता है 16 डेज में, तो टोटल वर्क हो जाएगा 48। और हम लोगों को पूछ रहा है क्या, हम लोगों को पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर सी टू कंप्लीट द जॉब। तो ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12 है। तो यहाँ से हम लोग 4 + 3 7 हो जाएगा ए और बी का एफिशिएंसी, तो सी का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 12 माइनस 4 + 3 जो कि हो जाएगा 4 3 7 5 12 5। तो सी कितने दिनों में 48 वर्क करेगा, तो सी का टाइम पूछ रहा है हम लोगों से। तो सी का टाइम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क सी को करना है 48 और सी का एफिशिएंसी है 5, तो 5 9 जा 45 और ये हो जाएगा 3/5 डेज। यही आंसर आएगा। तो 9 होल 3/5 डेज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 3 varieties of rice costing 40 per kg, 50 per kg and a third unknown price are mixed in the ratio 2:3:1। तो वैरायटी 1 है, वैरायटी 2 है, वैरायटी 3 है। ये राइस का वैरायटी हम लोगों को दिया हुआ है और बोला है कि 2:3:5 के रेशियो में 2:3:5 के रेशियो में इसको मिक्स करते हैं। जो वैरायटीज़ का जो राइस है वो है, ये है 40 रुपीज़, इसका दाम 40 है, इसका 50 है और तीसरा वाले का दाम नहीं पता तो इसका x मान लेते हैं। इफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, तो इस तीनों को मिलाएंगे तो कितना क्वांटिटी बनेगा, 10, 5 3 8 2 10। इफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज सोल्ड एट 55, तो ये जो वैल्यू 55 दिया हुआ है ये सेलिंग प्राइस है हम लोगों का और इधर जो प्राइस था ये सब कॉस्ट प्राइस था। एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10% और 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगेन 10% का अगर प्रॉफिट है तो एक का प्रॉफिट है 10 पे, तो कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस जो होगा, 10 कॉस्ट प्राइस है, एक प्रॉफिट हुआ तो 11 में बेचे होंगे और इस 11 का वैल्यू 55 दिया है। तो अगर ये 11 का वैल्यू 55 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो मतलब जो मेरा मिक्सचर है इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा ये 50 होगा। ये जो चीज़ है कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर हम लोग निकाल लिए, ये हो गया ₹50। मतलब 40 रुपये ये 2 यूनिट है, 50 रुपये ये 3 यूनिट है और x रुपये ये 5 यूनिट है। अब हम लोग से पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी ऑफ राइस पर केजी। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको अब सॉल्व कर देते हैं। तो 40 × 2 80 हो जाएगा, प्लस 50 × 3 150 हो जाएगा, प्लस 5x इज इक्वल टू 10 × 50, क्योंकि कॉस्ट प्राइस लेना है तो ये 500 हो जाएगा। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 500 माइनस ये हो जाएगा 150 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250 और 20 घटा देते हैं तो 230। तो ये हो गया 70 और 200 तो 270। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 5 जा 25, 20 5 4 जा 20, तो 54 रुपीज़ होगा ये थर्ड वैरायटी जो है उसका प्राइस। आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ए कैन बिल्ड अप अ वॉल इन 8 डेज। तो ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 डेज वेल बी कैन ब्रेक इट इन 3 डेज। तो बी क्या करता है, उसी दीवार को तोड़ने का काम करता है और वो 3 दिन में उस दीवार को पूरा तोड़ सकता है। ए हैज़ वर्कड फॉर 4 डेज। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एफिशिएंसी चाहिए होगा। तो टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का जो रेशियो है वो है A/B में का 8:3 और एफिशिएंसी का रेशियो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एफिशिएंसी हो जाएगा A/B का 3:8। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो ए का एफिशिएंसी 3 है और 8 दिन लगाता है तो 24 हो जाएगा टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए हैज़ वर्कड फॉर 4 डेज। तो ए ने 4 दिन तक काम किया, तो ए 4 डेज में कितना काम करेगा।
तो ए एक दिन में काम करता है 3, तो 4 दिन में काम करेगा 12। A has worked for 4 days and then B joined to work with A for 2 days। मतलब अब A और B ज्वाइन किया है, तो मतलब A और B दोनों काम करेगा, A और B दोनों काम करेगा 2 दिनों तक, 2 डेज तक। तो कितना काम करेगा? तो A एक दिन में करता है काम 3, तो 2 दिन में करेगा 6 काम, और ये दो दिन में करेगा 16 काम, लेकिन ये नेगेटिव वर्क करेगा, तो 6 - 16 तो -10। तो ये लोग -10, तो A + B 2 दिन में -10 काम किया, तो ये 4 दिन और ये 6 दिन, तो आफ्टर 6 डेज टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा 12 में से 10 जाएगा 2। ए शुरुआत के 4 दिन में 12 किया था, ये दोनों मिलके 2 दिन में -10 काम किया है, तो 6 दिनों के बाद 12 - 10 मतलब 2 काम हुआ है टोटल। तो रिमेनिंग वर्क हम लोगों का कितना बचा हुआ है? आफ्टर 6 डेज रिमेनिंग वर्क हो जाएगा, टोटल काम करना था 24, 2 काम हुआ है, तो 22 बचा हुआ है। और इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बिल्ड अप द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल? तो रिमेनिंग वर्क है 22 और करना है ए को, तो ए का एफिशिएंसी है कितना? ए का एफिशिएंसी है 3, तो 22/3, तो 3 × 7 = 21 और 1/3 यही आंसर होगा। तो 7 होल 1/3 डेज ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो हम लोगों के पास स्पीड दिया हुआ है, स्पीड क्या है? 240 किलोमीटर पर आवर km/h, और टाइम भी दिया हुआ है कि ये जो एयरप्लेन है, ये जो एरोप्लेन है, ये 5 आवर्स तक ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो 240 × 5 किलोमीटर, जो कि हो जाएगा 5 × 20, 5 × 10, 11, 12, तो 1200 किलोमीटर। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि टू कवर द सेम डिस्टेंस इन जस्ट 1 आवर इट नीड्स टू फ्लाई एट ए स्पीड ऑफ। अब 1200 किलोमीटर ट्रैवल करना है और टाइम हम लोगों के पास 1 घंटा है, तो स्पीड क्या होगा? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड रहेगा 1 घंटा के लिए, तो 1200 किलोमीटर ट्रैवल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। तो एक सिटी है, ये सिटी ए, एक सिटी है बी, तो ये सिटी ए है, ये सिटी बी है। इफ ही ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 km/h ही अराइव्स 1 आवर अर्ली। तो अगर मान लेते हैं कि x आवर्स लगता है उसको नॉर्मली ट्रैवल करने में, तो अगर स्पीड हम लोगों का क्या है? अगर स्पीड 50 km/h है, 50 किलोमीटर पर आवर है, तो x - 1 आवर्स लगेगा। और अगर स्पीड, इफ ही ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h, और अगर स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब स्पीड थोड़ा कम हो गया, तो ही अराइव्स 1 आवर लेट, तो x + 1 आवर्स लगेगा। यही बोल रहा है हम लोगों को। और डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब इसी डिस्टेंस को कवर करना है, ये जो सिटी ए से सिटी बी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को। तो स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो है 50:30, मतलब 5:3। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और जब डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, मतलब स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो कहने का मतलब है कि जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो का उल्टा होगा, और जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। तो यहाँ से टाइम का जो रेशियो है ये हो जाएगा 3:5। मतलब 50 के स्पीड से चलेगा तो 3 यूनिट टाइम लगेगा, और 30 के स्पीड से चलेगा तो 5 यूनिट टाइम लगेगा। और शुरुआत में जब 50 के स्पीड से चल रहा है तो x - 1 आवर्स लग रहा है, और 5 के स्पीड से चल रहा है तो x + 1 आवर्स लग रहा है। ये क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है। तो अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा x + 1 - x + 1, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 2 आवर्स।
तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1 आवर्स। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू 2 तो 3 घंटा। तो 3 घंटा चलेगा 50 के स्पीड से, तो 3 घंटा अगर चलेगा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो 150 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। यही डिस्टेंस होना चाहिए 150 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम का रेशियो निकाल लिया 3:5, जो कंडीशन दिया हुआ है x-1 और x+1, मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 घंटा है। और फिर 2 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 घंटा। तो ये हम लोगों का 3 घंटा जब आ गया, और हम लोगों को पता है कि ये जो स्पीड है ये 50 के एमपीएच है, तो 50 इंटू 3 करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्या बोल रहा है हम लोगों का क्वेश्चन, अ रिंग शेप्ड मेटालिक शीट हैज आउटर एंड इनर रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ऐसे जो रिंग शेप्ड होता है ये इस तरह से है, इसमें एक आउटर रेडियस होगा और एक इनर रेडियस होगा। आउटर रेडियस को हम लोग आर बोलते हैं, इनर रेडियस को हम लोग आर बोलते हैं। तो आर का जो वैल्यू है, बड़ा आर का जो वैल्यू वो 10 सेंटीमीटर दिया है, और छोटा आर का जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल सर्कल्स एरिया इज द रिंग। तो फुल सर्कल अगर देखा जाए तो फुल सर्कल मतलब कि बड़ा आर जो है उसका वैल्यू, उस रेडियस का वैल्यू फुल सर्कल। तो इसका एरिया अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ द रिंग अगर निकालना होगा, इसका तो फॉर्मूला होता है, रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होगा, तो पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू पाई आर प्लस आर, मतलब ये हो जाएगा आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो आर प्लस आर 16, आर माइनस आर 4, तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64 पाई स्क्वायर। तो हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फुल सर्कल्स एरिया इज द रिंग। तो वलय का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत। तो पूरा वृत्त मतलब होल सर्कल का जो हम लोग निकाले 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पूछ रहा है कि 64 पाई कितना होगा। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज का साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 100 और ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 64%। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। अ सर्कुलर पॉन्ड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 2 मीटर वाइड। तो कोई पॉन्ड है, सर्कुलर पॉन्ड है हम लोगों के पास, ये सराउंडेड है एक पाथ से जो कि 2 मीटर वाइड है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है 2 मीटर। वाइड। इफ द टोटल एरिया पॉन्ड प्लस पाथ इज इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर, मतलब इस पॉन्ड का एरिया प्लस इस पाथ का जो एरिया है इसको ऐड करेंगे तो 616 मीटर स्क्वायर आ रहा है, 616 मीटर स्क्वायर आ रहा है। एंड द पॉन्ड एरिया इज 452.16 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर ये मेरे पास रेडियस पता है पॉन्ड का आर, तो इस पॉन्ड का एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 452.16 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पॉन्ड। तो आर एज्यूम किए हैं तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 452.16 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, और पाई का वैल्यू 3.14, तो डेसिमल दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया 452.16 बाई 314, तो ये 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा
4, 2 6 जा 12 और 0 2 8 2 जा 16, यही होगा। और यहाँ जाएगा 15 2 जा 30, ये 157 आ गया। तो अब डिवाइड करना पड़ेगा इसको, क्या है 22,608, 22,608 डिवाइडेड बाई 157, तो ये एक बार में जाएगा 157। तो 16 में से 7 जाएगा तो 3 और 6 3 9, और 11 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और ये कट गया तो ये हो जाएगा 690। तो 500 तो नहीं होगा, 4, तो 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20, 22, 4 1 जा 4 और 6, तो 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, और ये हो जाएगा 628। तो फिर से 4 टाइम चला गया तो ये हो जाएगा 628, तो कैंसिल आउट हो गया। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया 144। तो आर का वैल्यू क्या होगा, 12 मीटर, यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंसेस ऑफ टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स इज 3:5। तो सर्कमफरेंस का दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई R1 इज टू 2 पाई R2, अगर दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट करता है R1 एंड R2। ये जो रेशियो है ये 3:5 है, तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R1 इज टू R2 का रेडियस आ गया। दोनों रेडियस का जो रेशियो होगा वो 3:5, जो कि सर्कमफरेंस के इक्वल है। इफ द स्मॉलर फ्लावर बेड हैज़ अ रेडियस ऑफ 9 मीटर, तो 3 और 5 में 3 छोटा है, तो इसका रेडियस अगर 9 मीटर है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको भी 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका क्या रेडियस होगा, 15 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर फ्लावर बेड, तो 15 मीटर आंसर होगा, तो इसका होगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर 74, थ्रू 0 3 विथ स्लोप -1। तो स्लोप हम लोगों को दिया है, स्लोप का वैल्यू क्या है -1, और एक पॉइंट दिया है जो कि वो लाइन क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट से, वो पॉइंट क्या है 0 3, वो पॉइंट है 0 3। तो हम लोग पढ़े थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और ये जो लाइन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 0 3। तो ये लाइन इस पॉइंट 0 3 से क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो लाइन, ये जो पॉइंट होगा ये 0 3, ये इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब इसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 और m का वैल्यू -1 दिया है, तो -1 और x का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो प्लस c, तो यहां से c इज इक्वल टू हो गया 3। और अब c का वैल्यू यूज करके हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है -1, तो ये हो जाएगा -x प्लस 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है हम लोगों के लाइन का। या y इज इक्वल टू -x प्लस 3, y इज इक्वल टू -x प्लस 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये जो पॉइंट दिया हुआ है पहले उसका जो स्लोप दिया हुआ है उसका यूज करके c निकाल लेना है, जिसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। और जब c आ गया है तो यहाँ पे m का वैल्यू और c का वैल्यू पुट करके इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देना है। तो y इज इक्वल टू -x, m का वैल्यू -1 पुट किए और c का वैल्यू 3 पुट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, गिवन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो 5 दिया हुआ है, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर। तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो ये सेट हम लोगों का खत्म होता है।
होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो का, आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।